चलो, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेल्जियम कैसे और श्रीलंकन कैसे, मतलब हमारे पास दो कंट्री है, पहले का नाम है बेल्जियम, दूसरे का नाम है श्रीलंका। अगर मैं सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में, हम पहले एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, ये यूरोप में है बेसिकली, और एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री कैसी होती है कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। ठीक है, और ये एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, और इधर पर इसकी जो बॉर्डर्स है, चार कंट्री से इसकी बॉर्डर मिलती है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी बॉर्डर मिलाती है। तो फ्रांस, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। ठीक है, उसके बाद जो इसका एथनिक पॉपुलेशन है, एथनिक पॉपुलेशन से क्या मतलब है अपना, कि वहां के लोग रहते कैसे हैं, वहां के लोग बोलते कैसे हैं। ठीक है, ये बहुत वहां का कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे है अपन ये बात समझेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया का भी इजी नहीं है, इंडिया का भी काफी कॉम्प्लेक्स है। पर इंडिया में लड़ाई इस बारे में नहीं हो रही है कि कौन बंगाली बोल रहा है, कौन मराठी बोल रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है। पर यहाँ पर 1960 से 1970 में ब्रुसेल्स या फिर बेल्जियम की मैं पूरी बात करूं तो जो कंडीशन थी बहुत सीवियर हो गई थी। और ये बहुत आयरनी की बात है, सिर्फ सीवियर किस वजह से हुई थी, सिर्फ इसी वजह से कि कौन क्या बोलेगा, लैंग्वेज की वजह से यहाँ पर भी सीवियर होने को दिखती है। एंड सेम गोज विद श्रीलंका। अपन देखते हैं, तो सबसे पहले इधर पर तो तीन मेन वो लैंग्वेज है जो बोली जाती है। पहली कौन सी है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अब डच कितने लोग बोलते हैं वहां पर, 59%। ठीक है, मतलब 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं, एक छोटा सा वहां का उस कंट्री का स्टेट है, फ्लेमिश में रहते हैं और वहां के लोग बोलते हैं डच। फिर 40% लोग बिलोनिया में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच, और 1% लोग बोलते हैं जर्मन। ठीक है, तो मुझे इस एरिया या फिर इस ग्रुप में जो भी ये तीन लाइनें मुझे लिखी है, इतना मैं समझ पा रही हूँ कि ये मेजोरिटी में है कहीं ना कहीं, और ये माइनॉरिटी में है, और ये तो है ही माइनॉरिटी में, 1% लोग फ्रेंच बोले जा रहे हैं। चलो, तो इधर के अपन लोगों को पूरा जो है वो डोमिनेशन क्या क्या है, सारी चीजें डेमोग्राफिक तरीके से समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स मतलब इसका कैपिटल। ये मैंने तीन स्टेट बताए, ये सोचो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में मैंने कोई महाराष्ट्र ले लिया, मध्य प्रदेश ले लिया या फिर राजस्थान ले लिया। ठीक है, पर मैं इंडिया में दिल्ली की बात कर रही हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं बेल्जियम में ब्रुसेल्स की बात कर रही हूँ। इट मीन्स बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स। ओके, तो वहां पर 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच, 20% लोग बोलते हैं डच। अब ये तो बहुत अजीब हो गया, 20% डच मतलब इधर पर जो चीज माइनॉरिटी में है, इधर पर वो चीज मेजॉरिटी में है, और यहाँ पर जो चीज माइनॉरिटी में है वो चीज यहाँ मेजॉरिटी में है। थोड़ा अटपटा सा केस है बेल्जियम का। चलो ठीक है, उसके बाद 1960s या 1970s की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कंडीशन बहुत सीवियर हो गई, लोग मरने मारने को उतर आए थे, रोड पे उतर आए थे। ठीक है, बहुत सारे कारण रहे थे, और बहुत सारे कारण की वजह से सबसे मेन कारण तो ये था कि बोलने की वजह से कि हम कौन सी, और ऐसा होता है देखो कभी भी याद रखना, मैं कार में जा रही हूँ, ठीक है, उस कार में टोटल मेंबर कितने हैं, 10। ठीक है, मुझे है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मैं तेज गाना सुनती हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, ऑलरेडी एक बार बाईपास हो चुका है। वहां पर 8 लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम तो डीजे वाले बाबू बजाएंगे। उसमें से 2 लोग, जो एक मैं हूं जिसे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और एक मेरी दोस्त है जो मुझे समझ सकती है कि अरे ये तो निपट सकती है बीच रास्ते। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी विंस। 8 लोग की बात मानी गई कार में, उन्होंने बजाया डीजे वाले बाबू बहुत तेज, आ गया मेरे को वापस हार्ट अटैक। ठीक है, तो हमेशा हम कोई भी चीज में बात करें, या फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूं, पूरी क्लास में या फिर घर में, ठीक है, घर में 5-6 भाई बहन है, यार आज पिज्जा मंगवाए कि बर्गर मंगवाए, 4 लोग होने वाला, आज तो भाई पिज्जा आएगा, एक बर्गर वाला चुप बैठ गया, वो ऐसे ही होता है। तो मेजॉरिटी विन समवेयर, और माइनॉरिटी को सप्रेस भी करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई तो चुप बैठ जा, बजेगा तो यही गाना, कर लो तुम्हें जो करना, तुम तो उतर जाओ, एक काम करो भाई, उतर थोड़ी सकती बीच रास्ते में। अब अगर मुझे कोई एक मेजॉरिटी बोले कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, जा सकती हूँ क्या, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं तो अपनी आवाज उठाऊंगी ना, मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगी। ठीक इसी तरीके से माइनॉरिटी ने भी कुछ अपने सवाल रेज करे मेजॉरिटी से। और याद रखना, लड़ाई जब जब होती है, जब जब सवाल उठते हैं, और जब जब कोई सच के खिलाफ बोलता है, सिंपल एज दैट। तो ठीक यही हुआ कि उनने एक दूसरे के प्रति वही उठाए कि अरे ऐसा नहीं वैसा करेंगे,
तो कंडीशन सीवियर हुई, उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, ये बात लड़ाई तक पहुंची। उसके बाद अपन देखते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब होता है कि आखिरकार इनकी मांगे क्या थी वहां जाके और सारी चीजें किस प्रकार हो रही थी। तो ये चीजें बोली गई, इनका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें देखी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए। तो मेन अपन चीज पढ़े तो इसमें ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि भाई तीनों लोग डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर कि इनकी परसेंटेज कितने हैं, कौन माइनॉरिटी में है कौन मेजॉरिटी में है, उन लोगों की पर्टिकुलर सीट्स होगी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया में फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, 100 में से एससी की ऑलरेडी 25% सीट रिजर्व है, ओबीसी की 20% रिजर्व है, एससी की 20% रिजर्व है या 30% रिजर्व है, ये है रिजर्व। हालांकि एससी और एसटी माइनॉरिटी में है ना, पर उन्होंने बोला इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई बात समझ में इतना। तो वी आर डन विद आवर बेल्जियम केस।